Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha here. Today we are going to start with our second lecture with respect to the chapter called as environmental issues. Okay, क्लास 12th का ये हमारा लास्ट यूनिट चल रहा है. लास्ट यूनिट का हमारा लास्ट यू कैन से चैप्टर चल रहा है. ठीक है. और अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट अभी तक इसका देखा नहीं है तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि पहला पार्ट फर्स्ट जो लेक्चर बना है उसको कनेक्ट करें, उसको रीड करें. ओके. और उस लेक्चर में मैंने प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में बात की थी. नाउ आज के लेक्चर में हम लोग एयर पोल्यूटेंट्स को डिटेल में पढ़ाई करेंगे. ठीक है. और इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स सी अवर सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोल्यूशन फैलाने के लिए. तो देखो क्या क्या हो सकते हैं सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स. तो सबसे पहले स्क्रीन पे आ रहा है स्मॉग. इट्स अ काइंड ऑफ ओपेक और डार्क फॉग यू कैन से, जो कि आप लोगों ने नॉर्मली नोटिस किया होगा. विथ यू कैन से कंडेंस्ड वाटर वेपर. इसके अंदर डस्ट होती है, स्मोक होती है एंड बहुत सारे गैसेस हो सकती है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोल सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. विच कैन लीड्स टू द नेक्रोसिस इन द प्लांट्स. टिश्यू डेथ्स हो सकते हैं, एलर्जीज प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा जैसी बीमारी हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है ह्यूमंस को. ओके. सम फेमस स्मॉग्स ऑफ द वर्ल्ड आर, जैसे कि बहुत दुनिया में जाने माने ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले स्मॉग हो चुके हैं, जैसे कि लॉस एंजलिस स्मॉग नाम से ही पता चल गया होगा. लंदन में ये लॉस एंजलिस स्मॉग जो है 1946 में था. ओके. लंदन स्मॉग जो है वो 1952 था. देन टोक्यो स्मॉग जो है दैट इज अ रोम में था, दैट इज अ न्यूयॉर्क सिडनी में 1970 में. ओके. तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट जाने माने स्मॉग्स हैं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. बाकी इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. ओके. टू टाइप्स के नॉर्मली होते हैं. क्लासिकल स्मॉग जो कि लंदन में देखा गया था, ऑकर्स एट लो टेम्परेचर, contains sulfur gases like hydrogen sulfide and SO2. Okay. स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स उसमें है. हैज रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर. रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर क्या मतलब, ऑक्सीजन का कंटेंट उसमें बहुत कम हो जाता. ओके. सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स विल बी एब्सेंट ओवर देयर. occurred in the London December 1952, killed over like 4,000 persons, affects 50% of the population at a time. समझ में आ रही है बातें. ओके. कितना डेंजरस हो सकता है. फोटोकेमिकल की बात करेंगे. सो इट वाज सीन इन द लॉस एंजलिस. ओके. स्मॉग, it is a gray or yellowish brown opaque smoke था, have oxidizing environment, has secondary pollutants present in it, or first reported in Los Angeles in the year of 1940s, formed at very high temperature you can say. Now see, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ यू कैन से नाइट्रोस ऑक्साइड, ये तो स्प्लिटिंग हो जाना. एक्चुअली ये क्या होना, स्प्लिटिंग हो जाना. ओके. और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करना. नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन के कंबाइन में आता है तो सबको पता है ये ओजोन फॉर्म करेगा. ठीक है. ओजोन रिएक्ट विद द कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म द एल्डिहाइड एंड द कीटोन. ओके. ये तो एक काइंड ऑफ रिएक्शन वेज में मैंने यहाँ पे बता दिया. नाउ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑक्सीजन कीटोन्स कंबाइन सी to form a pan, that is a peroxyacyl nitrates. Okay. Peroxyacyl nitrate. Note, ozone being a strong oxidant, it destroys the chloroenchyma, produces necrosis, hardens rubbers, damages textiles. Okay. Corrode the surface of the marble statues and heritage buildings. Okay. इसके अलावा injuries to the mucous membrane, dry throat, hemorrhage and eye irritation. These are the problems can be created due to the ozones. Okay. Next, pan damages the chloroplast, inhibits the electron transport systems. Okay. उसके अलावा यहाँ पे देखो, पैरेन्काइमा को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, नेक्रोसिस हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आई इरिटेशन हो सकते हैं. एलडीएड क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे कि इरिटेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स. फिनॉल्स की बात करें सो इट विल डैमेज टू द किडनी, लिवर, स्प्लीन एंड लंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. सो हर एजेंट का यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया है. ओके. पोलन एंड माइक्रोब्स के बारे में अगर समझने की कोशिश करो, सो दिस microbes can damage vegetations, causes the disease in the plants, animals में प्रॉब्लम हो सकता है, ह्यूमन बींग्स में प्रॉब्लम हो सकता है. ओके. इसके अलावा एक्सेस पोलन कॉज द एलर्जिक रिएक्शन इन द ह्यूमन बींग्स, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड राइनाइटिस नाम की बीमारी हो सकती है. ओके. दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ हे फीवर. ओके. इन जनरल उनको हे फीवर भी कहा जाता है. द इंपॉर्टेंट एलर्जिक पोलन बिलोंग्स टू द एमेरैंथस स्पिनोसस. ओके. जिसको मैड भी कहते हैं.
चिनोपोडियम एल्बम जो कि व्हाइट गुस फुट कॉज करता है। साइनेडॉन डिक्टिलॉन जो है वो ग्रास होते हैं, यू कैन से इसको व्हाइट गुस फूड के नाम से पहचाना जाता है एक्चुअली चिनोपोडियम को, ठीक है। रिसिनस कम्युनिकस के बारे में बात करूं तो ये कैस्टर होते हैं। शॉर्गम वल्गैरे के बारे में बात करूं तो ये जवार होते हैं। ओके, एक और एग्जांपल है लाइक प्रोप्सिस, जिसको हम लोग प्रोप्सिस चाइलेंसिस एक और एग्जांपल है जिसके पोलन ग्रेन्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सो कंट्रोल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, यहाँ पे देखो बहुत सारी ऐसे मैं इंटरेस्टिंग पार्ट को लेकर डील करूंगा जो कि हमको एक एनसीईआरटी का टॉपिक समझने में मदद होने वाला है। ओके, नॉर्मली ये जो कंट्रोल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर मतलब क्या, जो भी लाइक एयर पोल्यूटेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, वो क्या क्या चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उनको सेपरेट कैसे कर देंगे, वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो सी इट इज अ टू टाइप्स ऑफ द डिवाइसेस लाइक एरेस्टर्स एंड द स्क्रबर्स। एरेस्टर क्या करते हैं, तो डिवाइस टू सेपरेट अ पार्टिकुलेट पोल्यूशन। ओके, मतलब जो डस्ट पार्टिकल वगैरह होता है उसको नॉर्मली एयर से या फिर गैसेस से उसको अलग किया जाता है। ओके, दैट इज व्हाट द एरेस्टर, अरेस्ट किया जाता है उन पार्टिकल्स को। ओके, इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है साइक्लोनिक सबस्ट्रेटर, गोल गोल घुमाते हैं एंड देन एवरीथिंग विल बी गेटिंग सेटल डाउन, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक काम करती है, ठीक है। सी पार्टिकुलेट रिच इन एयर इज पास्ड इनटू द चेंबर where it is rotated. So centrifugal forces causes the settling of the particulates while clean air will be allowed to pass out. समझ में आ रही है बात? तो हेवी पार्टिकल जो डस्ट पार्टिकल के होते हैं वो नीचे सेटल्ड हो जाते हैं, फिर उनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। और जो क्लीन एयर जो रहती है, जो ऊपर ही रहती है, उसको बाद में एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रैजेक्टरी सेपरेटर्स भी होते हैं, अभी इसको समझने की कोशिश करो। डर्टी एयर इज थ्रोन आउट इनटू द कलेक्टिंग चेंबर्स, ओके, इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्लिक जेट। ऑब्लिक जेट यानी क्या, ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में इसको थ्रो किया जाएगा। ओके, नाउ हेवियर पार्टिकल विल सेटल डाउन, जैसे चीजों को ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो जो जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल्ड होने लगते हैं। समझ में आ रही है बात? और एयर जो है ये ऊपर के डायरेक्शन में ही रहती है। ये जैसे फार्मर लोग नहीं क्या हस्क को सेपरेट करते हैं फ्रॉम द सीड्स एंड ऑल, है ना, राइस में से हस्क वगैरह ये सारी बातों को सेपरेट करते हैं, गेहूं में से ये सारी एक्टिविटी सेपरेट करते हैं। लाइक फार्मर्स क्या करते हैं, एक हाइट पे खड़े रह के फिर उसको लाइक ऐसे लाइक राइस को नीचे गिराते हैं, राइट। तो उनमें से जो भी हक्स पार्टिकल रहता है जो कि लाइट इन एयर, वो सीधा दूर मूव कर जाते हैं, मतलब दूर सेपरेट हो जाते हैं, और जो हेवी पार्टिकल रहते हैं वो जगह पे सेटल्ड होने लगता है, मतलब नीचे गिरने लगता है, इन दैट वे। ओके, नाउ सी ग्रेविटी सेटलिंग चेंबर, इससे तो आप लोग समझ गए रहेंगे। सी डर्टी एयर इज पास थ्रू अ लार्ज चेंबर पार्टिकुलेट विच सेटल डाउन व्हाइल क्लीनर एयर रिमेन अपसाइड, जो कि उसको खींचा जाता है बाहर के डायरेक्शन में, ठीक है। अब फिल्टर्स के बारे में बात करते हैं, क्या क्या फिल्टर्स है जो कि मदद करेंगे, जैसे कि लार्ज साइज पोरस बैग्स होते हैं ऑफ द पॉलीएस्टर, पॉलीपायरोलीन, पॉलीएमाइड, फिर ये टेफ्लॉन्स, ओके एक्सेट्रा, दिस कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर्स थ्रू विच द ड्राई एमिशन इज पास्ड, ओके, अंडर प्रेशर टू फिल्टर आउट द पार्टिकुलेट मैटर। तो इनमें से क्या हो जाएगा, क्लीन एयर विल बी कमिंग आउट एंड द डस्ट पार्टिकल विल रिमेन अटैच्ड टू दैट फ्रॉम द इनर साइड। ओके, नाउ सी, ये आपको डिटेल में पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन जो आपके एनसीईआरटी में है। अभी थोड़ी देर में आप लोगों को डायग्राम भी समझ में आ जाएगा। ओके, सो सी दे आर वेरी इफेक्टिव डिवाइसेस which remove the 99% of the particulates present in the industries, okay, and the thermal plant exhaust. Now there are electrodes, wires and the stages of the collecting plates. तो यहाँ पे बहुत सारे वायर्स होंगे, इलेक्ट्रोड्स होंगे, ये सारी बातें देखेंगे। कलेक्टिंग प्लेट्स होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। ओके, कलेक्टिंग प्लेट्स आर कनेक्टेड विद द ग्राउंड। ओके, द इलेक्ट्रोड्स वायर आर प्रोवाइडेड विद द सेवरल थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे कि देखो, एक ऑलरेडी इलेक्ट्रोड वायर जो है उसमें करंट सप्लाई किया जा रहा है और उसी के ऊपर सी इट विल दोस प्लेट्स एक्चुअली रिलीज अ कोरोना नथिंग बट कंसिडर अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच एक्टिविटी। ओके, इलेक्ट्रॉन जो है इट इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, सबको पता है। वो क्या किया जाएगा, सी पार्टिकल्स पास स्लोली ओवर दिस कलेक्टिंग प्लेट्स। ओके, now this particulate matter settled over them and are removed। तो जब डस्ट पार्टिकल इस इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल नेगेटिव चार्ज को गेन कर लेते हैं, और जो ऑलरेडी प्लेट्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो और जो स्पीड जो होता है, जो गैसेस जो लाइक यू कैन से जिनके अंदर पार्टिकल्स रहते हैं जिनको हमको सेपरेट करना है, उन गैसेस को एक प्लेट्स के थ्रू भेजा जाता है। ओके,
तो उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कांटेक्ट में आने के कारण जो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो उस नेगेटिव एनर्जी को गेन कर लेते हैं और वो लोग नेगेटिव एनर्जी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसे वो लोग पॉजिटिव प्लेट्स के कांटेक्ट में आते हैं, नेगेटिव चार्जेस सेटल्ड ऑन द प्लेट्स और जो नॉर्मल एयर होती है वो आगे सप्लाई की जाती है। ओके, मतलब एटमॉस्फेयर में उसको रिलीज कर दिया जाएगा। इजी है, समझ जाओगे, डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर द डायग्राम टू कम। ओके, स्क्रबर की बात करते हैं। फॉर द डस्ट सेपरेशन इट इज यूज्ड। ओके, उसी में रहता है, टू टाइप्स का हो सकता है, ड्राई या फिर वेट। Both can be used to separate the particulate matter by using the passing through dry or wet packing material, but more commonly they are employed in the removing the gases pollutants. Okay, now noise pollution के बारे में बात करते हैं। इट इज अ फिजिकल फॉर्म ऑफ इफेक्ट्स। सो रिसीवर प्रॉब्लम कर सकता है, हमारे कान के रिसीवर को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लाउड साउंड कैन डिस्टर्बिंग टू अस, लाइक 80 डेसिबल और उससे ज्यादा हो जाएगा तो हमारे कान को तकलीफ होने लगती है, ठीक है, हमारे ईयर को तकलीफ होने लगती है। ह्यूमन हियरिंग लाइक 50 हर्ट्ज हर्ट्ज टू लेके 1000 1 लाख 50, सॉरी 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 15,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। 1 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट। इंफ्रासोनिक वाइब्रेशंस बिलो, यू कैन से 50 हर्ट्ज कैन बी फेल्ट बिकॉज सम बॉडी पार्ट्स आर रेजोनेट एट दिस फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। अल्ट्रासोनिक साउंड के बारे में बात करते हैं, अबाउ 15,000 हर्ट्ज यूज्ड इन द इमेजिंग, ओके, या फिर क्लीनिंग, ड्रिलिंग, कटिंग, वेल्डिंग एंड सीलिंग। So here we had completed the secondary air pollutants जिनके वजह से हमारे एयर को प्रॉब्लम्स हो सकती है। Now we had entered into the topic called as a noise. So let's go with the another session of this. Okay, तो अभी हम लोग उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट पीडीएफ के ऊपर जाते हैं, ठीक है। पहले इसको कैंसिल कर देते हैं और फिर नई पीडीएफ जैसे कि आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुकी है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में से लिया गया है। ओके, स्मोक स्टैक्स, ओके, या स्मोक टैक्स ऑफ द थर्मल पावर प्लांट्स या फिर स्मेल्टर्स एंड अदर इंडस्ट्रीज रिलीज पार्टिकुलेट्स एंड गैसेस, एयर pollutants together with harmless gases into the atmosphere। मतलब क्या, जो भी चिमनीज वगैरह होती है ना, जो नॉर्मली आप लोगों ने इंडस्ट्रीज पे देखी रहेगी, थर्मल पावर प्लांट्स पे देखी रहेगी, उनमें से बहुत ऐसे गैसेस निकलते रहते हैं बाहर के डायरेक्शन में। वो गैसेस में कुछ अच्छे भी गैसेस होते हैं, ओके, और कुछ बुरे गैसेस भी होते हैं। इतना ही नहीं, साथ में क्या होता है, तो साथ में पार्टिकल्स भी होते हैं, उसमें पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। तो इन सारी बातों से हम लोगों को, ह्यूमन बींग्स को काफी सारी दिक्कत आ सकती है। तो क्या करना चाहिए, इंडस्ट्रीज का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो जो चीजें हम लोग एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं, दैट शुड बी लाइक यू कैन से वेरी लेस टॉक्सिक फॉर्म, जिसके कारण पब्लिक को इसका दिक्कत ना हो, एनवायरमेंट को इसका दिक्कत ना हो। समझ में आ रही है बातें? तो इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन टॉपिक जो है आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन रिमूव्स ओवर 99% ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द एग्जॉस्ट। तो ये आपको कंपलसरी याद रखना है कि ये 99% तक प्योर कर देता है, पार्टिकल्स को रिमूव कर लेता है, ठीक है। नाउ सी, इट हैज एन इलेक्ट्रोड वायर दैट आर मेंटेन एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट, जैसे कि आप लोगों ने अभी प्रीवियस इंट्रोडक्शन में भी देखा था। प्रोड्यूस्ड अ कोरोना दैट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो these electrons are attached to the dust particle giving them a net negative charge। तो dust particle जब इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनको नेगेटिव चार्ज मिल जाती है। the collecting plates are ground and attract the charge dust particles। so प्लेट्स के बीच में से ये चार्ज डस्ट पार्टिकल्स को पास करना होता है। तो वेलोसिटी भी हमको उतनी मेंटेन रखनी होती है कि वो आराम से दोनों प्लेट्स के बीच में से पास हो जाए, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्पीड देनी है। बहुत ज्यादा स्पीड दोगे तो दोनों प्लेट के बीच में से वो डस्ट पार्टिकल भी बाहर निकल जाएंगे। ओके, सो स्पीड शुड बी लाइक वेरी स्लो इन अकॉर्डिंग टू दैट दोस पार्टिकल्स, दोस नेगेटिव चार्ज विल गेट सेटल्ड ऑन द पॉजिटिव प्लेट्स। ओके, तभी तो उसका मतलब है ना परफॉर्म करने का। अगर स्पीड ज्यादा रखोगे तो वो कोई सेंस नहीं बनता है, सारी चीजें बाहर के डायरेक्शन में मूव ऑन कर जाएंगी। Okay, so see, the velocity of the air between the plates must be low enough to allow the dust to fall. Okay, that means to electrons to get settled on the plates along with the dust.
Now, a scrubber can be remove the gases like the sulfur dioxide. तो स्क्रबर का यूज करके सल्फर डाइऑक्साइड लाइक के गैसेस को हम लोग रिमूव करते हैं. In a scrubber, exhaust is passed through a spray of water or you can say lime. तो ये सारे क्या पॉइंट्स है, ये सारे नीट के पॉइंट्स है, आपको कंपलसरी याद रखना है. स्प्रे ऑफ वाटर और यू कैन से लाइम कैन बी यूज्ड. Recently, we have realized the you can say danger of a particulate matter that are very small and are not removed by these precipitators. तो इसलिए क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसका फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना है सीपीसीबी. ओके, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पार्टिकुलेट साइज कितना होना चाहिए, 2.5 माइक्रोमीटर्स और लेस देन इन डायमीटर. ओके, लाइक पार्टिकुलेट मैटर 2.5 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू द ह्यूमन हेल्थ. समझ में आ रही है, 2.5 या उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ह्यूमन हेल्थ के लिए. ठीक है, सो 2.5 या फिर उससे छोटा अगर होगा तो इट इज लाइक गुड इनफ. ओके, इससे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. These fine particulates can inhale deep into the lungs and can cause the breathing and respiratory symptoms, irritation, inflammations and damage to the lungs and premature death भी हो सकती है. ओके, सो क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, इस पैराग्राफ को ध्यान देना, यहाँ से नीट के क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पार्टिकुलेट साइज जिसका 2.5 माइक्रोमीटर्स है और लेस इन डायमीटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू द ह्यूमन हेल्थ. ओके, तो इससे ज्यादा मैटर जो होते हैं वो साइज में बड़े हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, तो वो सेटल्ड होना इजी होता है. ठीक है, लेकिन अगर 2.5 ये जो होगा साइज, तो वो आराम से वी कैन इनहेल और इससे हमको प्रॉब्लम्स हो सकती है. ठीक है, तो ये रहा आपका एनसीईआरटी का डायग्राम, इसको समझने की कोशिश करते हैं. सो सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लिखा हुआ है, दिस इज हाउ द चेंबर लुक लाइक. ओके, ड्राई या फिर डर्टी एयर जो है उसको यहाँ से पास किया जाता है, ये यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो. ओके, सो देयर इज अ लाइम वाटर स्प्रे हो रहा है ऊपर से, और जो क्लीन एयर है वो सीधा ऊपर पास की जाएगी, यहाँ से लाइम वाटर पास किया जा रहा है. तो जब ये डर्टी एयर लाइम वाटर के थ्रू चली जाएगी तो वो फिल्टर होके ही बाहर जाएगी, लेकिन यहाँ पे बीच में प्लेट्स लगे रहेंगे और वो प्लेट्स क्या करेंगे, तो आपके देखो यहाँ पे डर्टी एयर पास हो रही है, तो डर्टी एयर जो है ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है. ठीक है, समझ में आ रही है बातें, यहाँ पे बहुत सारी प्लेट्स लगी हुई है. नाउ ये जो प्लेट्स है दिस आर हैविंग द पॉजिटिव चार्ज. ओके, और जो नेगेटिवली चार्ज जो डेवलप किया जा रहा है, ओके, नेगेटिवली चार्ज जो डेवलप किया जा रहा है वो इन डस्ट पार्टिकल के कांटेक्ट में आके वो भी नेगेटिव चार्ज गेन कर लेंगे और दोस नेगेटिव चार्ज विल बी स्टार्ट सेटलिंग ऑन दिस प्लेट्स. ओके, तो इसको बोला जाता है कलेक्शन ऑफ द प्लेट ग्राउंडेड. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. प्रेसिपिटेटर का मतलब क्या है, देखो, अगर मैं आप लोगों को एक लाइक सॉइल एंड वाटर का सोल्यूशन दूं और अगर आप लोगों ने उसको कंप्लीटली रोटेशंस घुमाते रहे, 120 रोटेशंस दिए आप लोगों ने सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स में, तो क्या हो जाएगा, सॉइल जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल्ड हो जाएंगे और वाटर जो है वो सॉइल के ऊपर सेटल दिखेगा, काफी क्लीन दिखेगा. इससे क्या समझ में आता है, जो ऊपर का है वो सुपरनेटेड होता है और नीचे जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है. समझ में आई बात, तो सेम लॉजिक यहाँ पे यूज किया गया है, दैट्स इट. ओके, सो डिस्चार्ज कोरोना विल बी like you can say negatively charge given to the dust particles और dust particle positive plates के बीच में से move करते हैं slow velocity से so that it will able to settle on the plates. okay, that is what the function. और यहाँ पे नीचे scrubbers होते हैं और जिसके थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड वाली गैस वगैरह है जिनको निकाला जाता है. ठीक है, now see, now we are enter into the automobiles. तो यहाँ पे देखने की बात क्या है, देखो यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन को लेके टॉपिक चलेगा. सो ऑटोमोबाइल्स आर द मेजर कॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशंस. ओके, सो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री तो पता है कि उनके एग्जॉस्ट से ये सारे एयर पोल्यूशन वगैरह तो सारे सिनेरियो तो होते ही रहेंगे. तो अभी हम लोग यहाँ पे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या तरीके यूज किए जाते हैं उसको भी देखेंगे और साथ में हमारा नॉइज पोल्यूशन का टॉपिक भी आगे बढ़ेगा. ठीक है, तो सी, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द ऑटोमोबाइल्स अलोंग विद द यूज ऑफ द लेड फ्री पेट्रोल. कैसे होना चाहिए पेट्रोल, पेट्रोल में लीड्स नहीं होना चाहिए, तो इससे क्या है ना, इंजिन को दिक्कत होती है. ओके, पेट्रोल और डीजल्स में अगर लेड मिक्स किया रहेगा, अडल्ट्रेटेड फॉर्म में होगा तो आपके इंजिन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. reduce the pollutants and they emit. ओके, अगर लेड फ्री रहेगा तो पोल्यूशन भी नहीं होगा. ओके, कैटालिटिक कन्वर्टर इसलिए हम लोग यूज किए जाते हैं और आज के डेट में अपडेटेड इंजिन गाड़ी में होना, कैटालिटिक कन्वर्टर्स का होना वेरी इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है. ओके, हैविंग एन एक्सपेंसिव मेटल्स नेमली, क्योंकि अगेन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर गाड़ी में होना जरूरी है. दूसरी बात, ये थोड़े एक्सपेंसिव मेटल्स के बने हुए रहते हैं, जैसे कि देखो
प्लेटिनम पैलेडियम कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है और दूसरा जो है वो रोडियम यूज किया जाता है एज अ कैटालिस्ट, ओके, विच reduces the emission of the poisonous gases into the atmosphere. समझ में आ रही है बातें? तो देखो, एज द एग्जॉस्ट passes through the catalytic converter, अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स, क्या क्या चीजें आ रही है देखो यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाने वाला क्वेश्चन बनता है यहाँ से, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रस नाइट्रिक ऑक्साइड आर चेंज इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस विच आर वेरी लेस हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, ओके। लेड इन द पेट्रोल कैन लीड्स टू द इनएक्टिव कैटालिस्ट, अगर ये कैटालिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं कैटालिटिक कन्वर्टर में और साथ में हमारी गाड़ी को हम लोग मैं डीजल और पेट्रोल यूज कर रहा हूँ, वो भी जिसके अंदर लेड प्रेजेंट है, तो वो इस लाइक प्लैटिनम पैलेडियम और या फिर रोडियम जो कैटालिस्ट में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे। इनएक्टिवेट होना मतलब क्या, कैटालिस्ट अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा और फिर हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होते रहेंगे, ठीक है। देन यू विल बी अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू, लाइक बोल सकते हो कि आपके वजह से एनवायरमेंट में पोल्यूशन अभी स्प्रेड हो रहा है, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग अ प्रॉपर व्हीकल, प्रॉपर आप लोग फ्यूल यूज नहीं कर रहे हो अपने गाड़ी के लिए, इसके कारण आप लोग आपकी गाड़ी खुद खराब भी करके बैठ रहे हो, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है। नाउ सी ओवर हियर, यहाँ पे कुछ ये कैटालिटिक कन्वर्टर वाला जो हम लोग कैटालिस्ट पढ़ रहे हो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बाद जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जहाँ पे अभी हम लोग कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे इनपुट होगा इंजन का, जहाँ पे एग्जॉस्ट लगा हुआ रहता है, वहां पे ये पाइप कनेक्टेड रहेगा। उसके अलावा ये आउटपुट जो कि एटमॉस्फेयर में आप लोग रिलीज करते हैं गैस, राइट। तो देखो, हार्मफुल गैसेस जो होती है वो होती है नाइट्रिक ऑक्साइड, उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर यहाँ पे हाइड्रोकार्बन वगैरह जो है वो इसमें पास की जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला सिनारियो जो होता है वो है रिडक्शन रिएक्शन का, जहां पे कैटालिस्ट यूज किया जाता है रोडियम, याद रखो रिडक्शन रिएक्शन के लिए रोडियम यूज्ड एज ए कैटालिस्ट, ठीक है। और दूसरा जो होता है जस्ट आफ्टर रिडक्शन रिएक्शन वो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए प्लैटिनम यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सिनारियो को देखो क्या होगा। सो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, डेफिनेशन भी दिया है मैंने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो CO2 बन के रिलीज किया जाता है, और वही हाइड्रोकार्बन अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो CO2 एंड वाटर बन के निकलेगा। लेकिन ये सेकंड प्रोसीजर है, ये क्या है, हमारी सेकंड प्रोसीजर है, क्योंकि इसके पहले रिडक्शन प्रोसेस होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीडेशन के लिए कैटालिस्ट क्या होता है, प्लैटिनम एंड पैलेडियम, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन के लिए मतलब क्या डेफिनेशन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे कैटालिस्ट क्या यूज किया जाता है, रोडियम यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो NO है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इसको रिलीज किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, समझ में आ रही है। तो रोडियम ने क्या किया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करके रिलीज किया, क्योंकि ये दोनों जो है ये लेस हार्मफुल है, ओके। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। तो सबसे पहले रिडक्शन रिएक्शन एंड देन यू विल बी एबल टू सी द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन के लिए प्लैटिनम है और रोडियम जो है वो रिडक्शन रिएक्शन के लिए एज अ कैटलिस्ट का काम करते हैं। फाइन, नाउ लेट्स मूव अहेड विद सम इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन इंडिया द एयर एक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, केम इनटू द फोर्स लाइक इन द ईयर ऑफ 1981, लेकिन इसको जो अप्लाई किया गया, जिसका एक्ट का जो लागूपन होता है ना, वो 1987 से हुआ, ओके। टू सी टू इंक्लूड द नॉइस एज एन एयर पोल्यूटेंट्स, मतलब एयर पोल्यूशन तो हो गया, अब नॉइस को भी एज अ पोल्यूटेंट डिक्लेयर कर दिया, ओके। 1987 में उसका एप्लीकेशन हो गया। तो जेट एयरप्लेन की बात करें या फिर रॉकेट की बात करें, ये देखो कितना साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, 150 डेसिबल तक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि हमारे ईयर ड्रम को डैमेज करने के लिए काफी है। पर्सन कैन लॉस द हियरिंग एबिलिटी ओवर हियर ऑल्सो, ओके। नॉइस कॉजेस लाइक स्लीपलेसनेस हो जाएगा, इंक्रीज हार्ट रेट या फिर हार्ट बीट बढ़ जाएगी, अल्टर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, पैटर्न्स में प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ठीक है। ब्रीदिंग पैटर्न्स में दिक्कत आएगी, स्ट्रेस कंडीशन में आप लोग सर्वाइव करोगे, ठीक है। लाइक हेडेक्स वगैरह ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। एब्जॉर्बेंट मटेरियल इसलिए यूज करना चाहिए ताकि जब हम लोग थिएटर्स वगैरह जाते हो या फिर कोई भी ऐसा चीज यूज करना चाहिए जिसके वजह से जो हाई फ्रीक्वेंसी का जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो ये सारे एब्जॉर्बेंट मटेरियल उसको यूज कर ले, ओके। जैसे कि कुशंस यूज कर सकते हैं, पिलोज है, वॉल हैंगिंग मटेरियल्स होते हैं, कारपेट्स होते हैं, कर्टन्स होते हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं, ओके। एस्काउटिक फोम्स होते हैं, दिस कैन बी यूज्ड एज एन एब्जॉर्बेंट मटेरियल, ओके। मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ओके, जो कि साउंड के फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कम साउंड फ्रीक्वेंसी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज हाउ यू कैन
अंडरस्टैंड। तो हम लोग जब नॉर्मली थिएटर्स वगैरह में जाते हो तो ये सारी चीजें वहां पे लगी हुई देखते हो, ठीक है। स्कूल एंड हॉस्पिटल वाले एरिया में ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहां पे स्टूडेंट्स को एंड देन हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स वगैरह होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनको डिस्टर्बेंस होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए स्कूल एंड हॉस्पिटल वाले एरिया को नॉइस फ्री जोन्स में रखा गया है। ओके, अभी बात करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज गिवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट इज अ दिल्ली का प्रॉब्लम दिया है। आपको पता है दिल्ली जो है इट्स लाइक कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे दिल्ली को ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। समझ में आ रही है? पूरे दुनिया में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में दिल्ली को कंसिडर किया गया है। सी, कंट्रोलिंग वेहिकुलर एयर पोल्यूशन के बारे में बात चल रही है। सो सी, ड्यू टू द लार्ज पॉपुलेशन दिल्ली लेट्स टू द हायर लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। ओके, जब दिल्ली का रैंक 4th आया अकॉर्डिंग टू द 1990 के सेंसस के बारे में बात करें, तो दिल्ली का रैंक पूरे दुनिया में 4th आया अमॉन्ग द 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। ओके, 41 पोल्यूटेड सिटी पूरे दुनिया में है, उनमें से 4th रैंक पे दिल्ली आ चुका है। तो दिल्ली जब 4th रैंक पे आया तो सब लोग को टेंशन हो गया। तो सी, देयर वाज वन पीआईएल वाज गेटिंग filed in case of the Supreme Court of India. What is PIL stand for? Public Interest Litigations. Okay, was filed in the Supreme Court of the India. अब दिल्ली वाले लोगों को दिमाग में आ गया कि नहीं भाई, अभी कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो है वो रैंक 4th आ चुका है अभी पूरे पोल्यूटेड सिटीज में, ठीक है। तो जब 2000 एंड खत्म होने लगा, देखो 1990 से स्टार्ट हुआ था, अभी 2000 आ चुका है, 2002 की बात चल रही है। ओके, मतलब क्या, टिल दैट पीरियड ऑफ टाइम 1990 से लेकर 2002 तक क्या कर दिया, सारे जो दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे, बसेस खास करके, उनको कंप्रेस नेचुरल गैस के ऊपर रन करवा दिया। ओके, दैट इज अ सीएनजी। क्यों सीएनजी? क्योंकि सीएनजी जो है वो चीपर होती है, बर्न कर लेती है अच्छी तरीके से, कंप्लीटली बर्न हो जाती है, इसको कोई चुरा नहीं सकता है। ओके, हाँ, तभी इसको स्टार्टिंग में इजिली अवेलेबल करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इनके लिए लाइक कनेक्टिव पाइप्स वगैरह जो होते हैं, जिसके थ्रू गाड़ी के अंदर ये सारी सीएनजी भरी जाती है। तो ये सारी एक्टिविटी को थोड़ा सा लेवल पे, इनिशियल लेवल पे थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी सारी प्रॉब्लम से ओवरकम हो चुके हैं, ठीक है। लाइक ये सीएनजी के ऊपर जो सीएनजी रिलेटेड इनिशियल लेवल पे जो दिक्कत थी वो अभी नहीं है, ठीक है। नाउ पैरेलल टू दिस, अभी इसके साथ साथ सीएनजी के साथ साथ दिल्ली वालों ने क्या किया, तो सी, व्हीकल शुड बी यूज्ड अनलीडेड पेट्रोल्स, ये भी एक रूल लागू कर दिया, अनलीडेड पेट्रोल होना चाहिए, यूज ऑफ द लोअर सल्फर पेट्रोल और डीजल्स। ओके, इसके अलावा यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर कंपलसरी कर दिया, या फिर इंजन जो है गाड़ी के उसको अपडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, एंड एप्लीकेशंस ऑफ द स्ट्रिंजेंट पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर द व्हीकल्स, अभी कुछ नॉर्म्स है जो आपको कंपलसरी याद रखना बनता है, जैसे कि यूरो 3 नॉर्म्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया है। सल्फर बी कंट्रोल्ड एट 350 ppm इन डीजल एंड 150 ppm इन पार्ट्स पर, ओके, यहाँ पे दिया है, इन पेट्रोल। उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, यहाँ पे आर टू बी सी कंटेंट एट 42% ऑफ द कंसर्न फ्यूल। उसके बाद द गोल अकॉर्डिंग टू द रोड मैप की बात करें, तो सी, reduce the sulfur to 50 ppm, okay, in the petrol and diesel, and bring down the level up to 35%, जो इनिशियली 42% था, now it has been considered as a 35%, ऐसे उन लोग का गोल चल रहा है, ठीक है। now see, mass emission standard की बात करें, that is a Bharat stage 2 which is equivalent to the Euro 2 norms are not available, okay, in India now। okay, इसका no more applications है, अभी norm 2 पूरा completely निकाल दिया गया है। okay, so here in the table which is showing a latest norms, तो ये आपको टेबल थोड़ा सा एफर्ट्स लेना पड़ेगा इसको याद रखने के लिए, क्योंकि यहाँ से मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, सो 4 व्हीलर्स के लिए बात करें, तो सी, मास एमिशन स्टैंडर्ड इन इंडिया, तो नॉर्म्स में भारत, ओके, भारत बोलो या भारत बोलो, भारत स्टेज 3, ओके, थ्रू आउट द कंट्री सिंस अक्टूबर 2010। ओके, सिटीज ऑफ इम्प्लांटेशन। फिर 4 व्हीलर्स की बात करें, भारत स्टेज 4, 13 मेगा सिटीज जिनमें लागू किया गया, जैसे कि दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, सूरत, कानपुर, आगरा, लखनऊ एंड सोलापुर। ओके, सिंस अप्रैल 2010। नाउ 3 व्हीलर्स के लिए भारत स्टेज 3 आ चुका था थ्रू आउट द कंट्री सिंस ईयर, यू कैन से 2010, एंड 2 व्हीलर्स यहाँ पे भारत स्टेज 3 थ्रू आउट द कंट्री अप्लाई कर दिया गया सिंस अक्टूबर 2010। तो ये एक टेबल जो है आपके एनसीईआरटी में, ये आपको कंपलसरी रीड करना बनता है, ठीक है। थैंक्स टू द एफर्ट्स मेड
द एयर क्वालिटी ऑफ द दिल्ली हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव। लेकिन जैसे कि अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में बताओ, तो दिल्ली में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण वहां पे अभी पोल्यूशन का लेवल तो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसलिए ये साल दिवाली में तो पटाखे नहीं फूटे बिल्कुल भी, क्योंकि बैन कर दिया गया है ना। क्योंकि अगर ज्यादा पोल्यूशन होगा तो वहां पे रहने वाले पब्लिक को भी दिक्कत आएगी। ओके, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए एक ही यहाँ पे आप लोगों को बात सीखने मिलती है कि हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस एंड मेजर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए। ठीक है, वी आर ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन टुवर्ड्स अवर नेचर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट एंड सब्सटेंशियल फॉल्स इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड लेवल हैज बीन फाउंड इन द दिल्ली इन द ईयर ऑफ 1997 से 2005। तो अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप लोग बात करोगे तो थोड़ा सा ग्राफ या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी चेंजेस हो चुकी है, लेकिन पढ़ना जरूर आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से ही है। ओके, चलो, यहाँ तक आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है वो रीड करना चालू करो थरोली। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से, जहाँ पे हम लोग वाटर पोल्यूशन को लेकर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तब तक